Good morning, everyone, and welcome to JP Institute of Technology. My name Manish Kumar, faculty of JP Institute of Technology. Today I am going to discuss about blast furnace and extraction of pig iron. तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। उससे पहले जानने से इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। ये आपका अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 3 का टॉपिक है। मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर हम मेटल को एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे बाय ब्लास्ट फर्नेस। तो सबसे पहले इसको हम कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा हेमाटाइट एस्क से पिग आयरन का निष्कर्षण करते हैं। उसी के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, कैसे हेमाटाइट एस्क से पिग आयरन को हम लोग निष्कर्षण करते हैं। तो देखते हैं इसे कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसका जो हाइट होता है आपको 40 to 50 मीटर के आसपास मिल जाएगा एंड यह सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। तो इसका डायमीटर होगा जो कि आपको 6 to 8 मीटर डायमीटर आपको मिल जाएगा। इसका जो इनर का पार्ट बनाया जाता है एक स्पेशल ब्रिक्स से बनाया जाता है, जिसे हम लोग फायर क्ले ब्रिक्स बोलते हैं, जो कि हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी उसका बहुत हाई होता है। जो हमारे पास नॉर्मल ब्रिक्स होते हैं जो ज़्यादा हीट को बेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एक स्पेशल ब्रिक्स का यूज करते हैं, जिसे हम क्ले ब्रिक्स फायर क्ले ब्रिक्स कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, लंबा। एंड इसका जो हाइट होता है जो आपका 40 to 50 मीटर के आसपास होता है एंड इसका डायमीटर 6 to 8 मीटर का होता है। एंड इसका जो इनर पार्ट जो देख रहे हैं रेड लाइन से डिनोट किए हैं, वो जो फायर क्ले ब्रिक्स से बनाया जाता है। अब इसमें ऊपर का जो बॉडी है, ऊपर का बॉडी को हम लोग थ्रोट बोलते हैं एंड मिडिल पार्ट को बॉडी ऑफ फर्नेस बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम लोग बेसिन बोलते हैं। अपर पार्ट को थ्रोट बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको थ्रोट बोलते हैं एंड जो मिडिल पार्ट है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं और ये नीचे का पार्ट है उसे हम लोग बेसिन बोलते हैं। ऊपर का पार्ट में एक होपर लगा रहता है जो चार्ज को रोके रहता है और टाइम टू टाइम हम उसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम से हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा चार्ज ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आएगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वर्किंग एंड प्रिंसिपल।
वर्किंग। एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर काम कैसे कैसे होता है वह देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे से बेसिन के ऊपर से हम लोग 4 गैसेस को इंटर कराते हैं। उसके बाद बाई ऊपर हम लोग चार्ज को इंटर कराते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इस चार्ज आपका होता है हेमाटाइट एस का पाउडर एंड कोक और कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन का एक मिक्सचर होता है जो कि प्रॉपर रेशियो में होता है। चार्ज के अंदर हम हेमाटाइट एस को एंड कोक को और कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर लेते हैं जिसको हम 8:4:1 रेशियो में रखते हैं। इस चार्ज को हम बाई हुक पर इंटर कराते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो हम लोग को हीट के अनुसार इस ब्लास्ट फर्नेस को चार भागों में डिवाइड किए हैं। पहला आपका होगा जोन ऑफ रिडक्शन एंड सेकेंड है जोन ऑफ हीट ऑब्जर्प्शन एंड फोर्थ है आपका थर्ड है आपका जोन ऑफ फ्यूजन। तो ये 3 जोन है जिसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है वो हम देखते हैं। पहला चार्ज हो गया, सेकेंड में जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन में फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। उसके बाद फेरसोफेरिक ऑक्साइड अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके आपको फेरस ऑक्साइड बनाता है। साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। उसके बाद फेरस ऑक्साइड अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर और फ्री फ्रॉम ऑक्साइड हो जाता है और हमें मेटल के रूप में मिल जाते हैं। और जो हमने चार्ज में लाइमस्टोन मिलाए थे वह हीट से डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। उसके बाद आपका जोन ऑफ हीट ऑब्जर्प्शन है। जोन ऑफ रिडक्शन आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। और जोन ऑफ हीट ऑब्जर्प्शन आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होते हैं। और जोन ऑफ फ्यूजन है आपका लगभग 15 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होते हैं। तो जोन ऑफ हीट ऑब्जर्प्शन में होता है क्या, फेरिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर मेटल को रिमूव करता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। और इसमें कोक के थ्रू यानी जो कार्बन है उसके साथ साथ आपका हीट भी रिलीज करते हैं। जैसे पहला रिएक्शन में आप देख रहे हैं 108 किलो कैलोरी ऊष्मा को
रिलीज किया। सेकेंड में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बन से रिएक्शन कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और साथ में 39 किलो कैलोरी ऊष्मा रिलीज करता है। उसके बाद अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और जो हमने फर्स्ट जोन ऑफ रिडक्शन में जो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, जो यहाँ सिलिकॉन से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है और कैल्शियम सिलिकेट के हम लोग स्लाइड के रूप में बोलते हैं। उसके बाद जोन ऑफ फ्यूजन में मेटल का जो एस होते हैं वो प्यूरिफाई होकर मेटल को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर जोन ऑफ फ्यूजन में मेटल का जो एस होते हैं और फ्यूजन होकर मेटल को बाहर कर देते हैं और इम्प्यूरिटीज भी बाहर हो जाते हैं। इम्प्यूरिटीज में हम लोग देखते हैं कि स्लाइड के रूप में ऊपर जमा इकट्ठा हो जाता है और नीचे आपका मोल्टन मेटल निकलता है। मोल्टन मेटल का डेंसिटी हाई होने के कारण और बेसिक के या फिर ब्लास्ट फर्नेस के सबसे निचला परत पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे टाइम टू टाइम हम उसके नली से निकालते रहते हैं। और स्लाइड का डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण वह मोल्टन मेटल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसको भी हम टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। और मोल्टन मेटल को ही हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। पिग आयरन मोल्टन मेटल को ही हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। और जो पिग आयरन होता है इस पर मशीनिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसे कुपोला फर्नेस में अगेन निष्कासन करते हैं उसका, और उससे हमें कास्ट आयरन मिलता है। तो एक प्रोसेस आपको समझ में आया होगा किस तरह से बात करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलते हैं कि हमको ब्लास्ट फर्नेस से यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इससे क्या क्या मिला। तो अब इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें ब्लास्ट करने से मेजर 3 प्रोडक्ट मिलता। पहला आपका पिग आयरन, दूसरा आपका स्लैग, तीसरा आपका फ्लू गैसेस। क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोक का बर्निंग होता है तो हमें फ्लू गैसेस के रूप में मिलता। प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, तो पहला आपका पिग आयरन हो गया, सेकंड आपका स्लैग हो गया, थर्ड आपका फ्लू गैसेस हो गया।
पी का आयरन। सेकेंड आपका तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिग आयरन के रूप में, यानी ब्लास्ट फर्नेस से जो हमें मोल्टन मेटल, जो हमें आयरन मिलता उसे हम पिग आयरन बोलते हैं। पिग आयरन को हम लोग क्रूड आयरन भी बोलते हैं। पिग आयरन में कार्बन कंटेंट की मात्रा बहुत हाई होती है, जिसके कारण वह ब्रिटल होता है। इससे हम उस पर मशीनिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोग उसे फिर अगेन कोला फर्नेस में डालते हैं और उसके बाद हम लोग कास्ट आयरन बनाते हैं। जैसे देखते हैं इसके बारे में, इसमें कौन कौन सा कंटेंट पाया जाता है। पिग आयरन में आपका 92 to 93% आपका आयरन होता है एंड 5 to 6% आपका कार्बन होता है एंड 0.7 to 3% आपका सिलिकॉन होता है एंड स्मॉल अमाउंट में आपका फास्फोरस, मैग्नीज एंड सल्फर भी पाए जाते हैं। हम पिग आयरन को यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन एंड प्रोडक्शन ऑफ रफ आयरन। ये 3 आयरन बनाने के लिए हम लोग कास्ट आयरन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लैग। तो स्लैग के बारे में देखते हैं। स्लैग जो होता है, जो जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो इम्प्यूरिटीज होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं। 1 मिनट। तो देखते हैं स्लाइड में कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल होते हैं।
इसमें आपका 55% सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है SiO2 एंड आपका 30% के आसपास कैल्शियम ऑक्साइड होता है एंड आपका 15% के आसपास इसमें Al2O3 एल्यूमिना होता है। स्लैग को हम लोग यूज करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एंड इसको फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं एंड रेल रोड बनाने में यूज करते हैं। तो इसका यूजेज इसका भी ज्ञान नहीं करना। प्रोडक्शन ऑफ स्टील कास्ट आयरन एंड रफ आयरन बनाने में यूज करते हैं। रॉ आयरन बोलते हैं। सिलाई पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है और रेल रोड बनाने में यूज होता है। अब हम देखते हैं फ्लू गैसेस। जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बर्निंग होता है उसके थ्रू फ्लू गैसेस निकलते हैं, उसी को हम लोग जो गैस निकलते हैं उसी को फ्लू गैस बोलते हैं। तो फ्लू गैस में देखते हैं कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन अवेलेबल रहते हैं। इसमें आपका 60% नाइट्रोजन रहता है एंड 60% आपका नाइट्रोजन रहता है और 45 to 30% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है एंड 12 to 15% आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसके साथ साथ 3 to 4% हाइड्रोजन भी होता है। इसको एक बार इरेज कर देता है।
आपका फ्लू बेसिस में 60% नाइट्रोजन होता है एंड 25 to 30% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं एंड 12 to 15% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं एंड 3 to 4% आपका हाइड्रोजन होता है। तो आपका दो टॉपिक आज आपका हम लोग डिस्कस किए। तो इस क्लास को यहीं पर आ देते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो आप उसे क्रिटिसाइज ना करें, आप उसे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इस क्लास में कोई नहीं है, सिर्फ एक कैमरा सामने है जिसे हम पढ़ा रहे हैं। तुम्हें भी चांसेस कहीं पर कुछ वर्ड गलत लिखा सकता है, उसके लिए क्रिटिसाइज ना करें, आपसे सजेशन दे सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने दोस्त को भी बताएं, अगर उसके लिए यूजफुल वीडियो है तो उसे बताएं। तो थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं।